The Legend. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द लेजेंड सां गॾु बदर समय जो हाज़िर आहे। हिन प्रोग्राम जी ख़ूबी इहा आहे त तव्हांखे हिन प्रोग्राम जे ज़रिए असां अहिड़ियुनि शख़्सियतनि सां मिलाईंदा आहियूं जिन सां मिलण खां सवाइ घणो कुझु नथो ॼाणे सघिजे। अॼु जंहिं शख़्सियत जो तव्हां सां मुलाक़ात जो प्रोग्राम रथियल आहे उन जो नालो लुत्फुल्लाह ख़ान आहे। लुत्फुल्लाह ख़ान जी शख़्सियत घण तरफ़ी आहे, पर जेकॾहिं कंहिं हिकिड़ी अखर में उनखे समोइजे त ईअं खणी चइजे त लुत्फुल्लाह ख़ान रेयर कलेक्टर आहे। हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू जिन तमामु रेयर शयुनि खे कलेक्ट कयो आहे। वक़्तु हर शइ खे मिटाए थो छॾे। वक़्त जो गुज़रणु बिल्कुलु उन वारीअ जे तूफ़ान जीअं आहे जेको वॾा वॾा निशान मिटाए छॾे। पर लुत्फुल्लाह ख़ान जी ख़ूबी इहा आहे त हुन इन वक़्त जे ज़ालिम तरीक़ेकार जे ख़िलाफ़ ढाल बणियो आहे ऐं हुन अहिड़ियूं आवाज़ूं महफ़ूज़ कयूं आहिनि जिन आवाज़नि वाक़ई दुनिया खे मटायो हो। लुत्फुल्लाह ख़ान जी हिन लाइब्रेरी, हिन कलेक्शन खां सवाइ मूंखे सम्झ में नथो अचे त असीं इहो सभु कुझु वरी कीअं ॾिसी ॿुधी सघूं। अचो त हिन तारीख़ सां शख़्सियत सां तव्हांजी मुलाक़ात कराए। लुत्फुल्लाह खान साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं द प्रोग्राम लेजेंड में। मेहरबानी आपकी। और आपकी जो शख्सियत है उसको मुझे जब मैं प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा था, अभी आपने सुना, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू कि एक चीज में समोना इतने मुख्तलिफ जावियों ऐसी कोई बात नहीं है, आपका हुस्न ज़न है, मेहरबानी है आपकी जो ऐसा समझते हैं। वरना मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ, जिसे आप मैन ऑन द स्ट्रीट कहते हैं, वो मैं अपने आप को सही मानिए, यकीन मानिए आप मुझसे कि मैं अपने आप को मैन ऑफ द स्ट्रीट कहता हूँ। तो सारी दुनिया नेचुरली मैन ऑफ द स्ट्रीट है, और मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक बड़ापन है कि आदमी खुद को वो ना समझे जो दुनिया आपको समझ। खैर, इस पे क्या बहस होनी चाहिए। बहरहाल सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दिनों के बारे में हमें बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए और शुरुआती दिन कैसे गुजरे। मैं जनूबी हिंद में एक मशहूर शहर था और है, उसका नाम था मद्रास। अच्छा। अब वो चेन्नई कहलाता है जी। वो साउथ इंडिया में है, जनूबी हिंद में वो वाक़ है। और पार्टीशन से पहले वो आबादी के लिहाज से नंबर 3 पे था। पहला कलकत्ता आबादी के लिहाज से, दूसरा बम्बई, तीसरा मद्रास। मद्रास की ये हैसियत थी। ये कोई आबादी के लिहाज से है, ये कोई ऐसी अहमियत का हामिल नहीं है। मद्रास की जो खुसूसियत है वो अपनी जगह पर एक अहम चीज़ है मेरे नज़दीक। इस वक्त तो हम हिंदुस्तान में रहते थे, वो हिंदुस्तान कहलाता था, शुमाली हिंदुस्तान था, जनूबी हिंदुस्तान था। ये दोनों खित्ते, शुमाल और जनूब, सिर्फ ज़मीनी हद तक एक दूसरे से मिले हुए थे। वरना सकाफत के एतबार से और दर्जनों एतबारात से जनूबी हिंद का शुमाली हिंद से कोई लगा नहीं था। कोई इक्वेशन जिसे कहते हैं वो नहीं था। मतलब क्या? एक तो वहाँ की जुबान तामिल बोली जाती है, तामिल शुमाली हिंदुस्तान में बोली नहीं जाती, वहाँ उर्दू हिंदी बोली जाती। वहाँ की सकाफती दुनिया जो है वो भी अलग है। इससे मुराद मेरी ये है, रक्स मिसाल के तौर पर रक्स को लें आप। हमारे यहाँ वो क्या नाम है उसका, कथक। कथक हमारे यहाँ मशहूर है। उनके यहाँ वो भारतनाट्यम। भारतनाट्यम माफ कीजिएगा, मैं सन 16 में पैदा हुआ हूँ। उस लिहाज से मेरी उम्र इस वक्त
91 साल में हूँ इसलिए मैं। भूलना आपका हक है। हाँ, लेकिन वो उसके ये उम्र के साथ साथ जो याददाश्त की कैफियत होती है वो मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता असर करती जाती है, खबर नहीं कहाँ जाके ये दम ले। खैर, वो वहाँ भारतनाट्यम है। हमारे यहाँ शुमाली हिंदुस्तान की जो मौसीकी है वो कहने को तो हिंदुस्तानी मौसीकी कहलाती है, लेकिन उसके अंदर जितने हमला आवर हुए हैं हम पाकिस्तान में, वो इंडिया में आए हैं, हर एक ने, अरब ने, फारस ने, मुगल ने, तुर्क ने, हर एक ने अपने अपना मिजाज, अपनी अपनी रंगीनी, अपना अपना इल्म इनकी मौसीकी में शामिल करता गया। चुनाचे अब जो हिंदुस्तान की मौसीकी है वो किसी लिहाज से कोई प्योर म्यूजिक नहीं कहला सकती, वो एक मलगोबा है मुख्तलिफ असरात का जिसमें शामिल है। अमीर खुसरो ने कुछ राग शामिल किए, अरबों ने कुछ और राग शामिल किए, हिंदुओं ने कुछ और राग शामिल किए, पंडितों ने कुछ और राग शामिल किए, तो इस किस्म का है। लेकिन ये सूरत जो है कर्नाटकी मौसीकी जो जनूबी हिंद में राइज है वहाँ ये सूरत हाल नहीं है। वहाँ की मौसीकी आज से जो 5000 साल पहले या 4000 साल पहले जो थी आज भी वही है, उसमें कोई तब्दीली, कोई आमेजिश, कोई नयापन उसमें नहीं आया। तो इस लिहाज से वो एक प्योर कहला जाता था। भारतनाट्यम उनका है, कर्नाटकी मौसीकी है, उड़ीसी है, और तरह के जो नाच आ जाते हैं, कुचिपुड़ी है। ये बहुत अहम है क्योंकि ये बड़ा इल्म उनके पास मौजूद है। उसमें वहाँ बीनकारी उनके पास है, सरस्वती बीन वहाँ आज ही बजाई जाती है। यहाँ हिंदुस्तान में सरस्वती बीन का नाम बहुत मुश्किल से मिलता है। एक साहब हैं हमारे में, वो मेरे दोस्त भी है, वो रुद्र बीन बजाते हैं, उसको सरस्वती बीन को रुद्र बीन कहते हैं, वो बजाते भी। एक शायद आपको शायद जिक्र इसमें आ जाए इस इंटरव्यू में, बातों में, मुझे कुछ लिखने पढ़ने का भी शौक है और मेरी एक किताब है जो सवाने उम्री है मेरी। लोगों ने कहा कि भाई तुम इतने साल गुजार चुके हो तो अपने कुछ हालात जिंदगी बयान करो, तो उनके कहने पर मैंने कुछ लिखना शुरू किया और लिखा भी। वो लोगों को इतनी पसंद आई कि वो ये इसमें अपना जिक्र आ जाता है जो नहीं आना चाहिए। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया उस किताब पर। उस किताब में प्राइम मिनिस्टर कौन थे जी? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नवाज शरीफ साहब थे। देखें उनकी, उसका भी एक लतीफा सुन लीजिए। नवाज शरीफ साहब ने वो चेक के साथ मुझे एक तारीफी खत भी भेजा, हौसला अफजाई का, जो आमतौर पर होता है, औरों को भी भेजा होगा, उन्होंने मुझे भी भेज दिया। उसकी खुसूसियत ये है, मैं आपको दिखाऊंगा अगर आप चाहें, मेरे पास मौजूद है। वो खत 12 अक्टूबर का है। अच्छा, द सेम 12 अक्टूबर? नहीं, वो जिस सन में वो अच्छा गिरफ्तार हुए, जी जी जी, वो दिन की बात है। उसी दिन भेजा उसी था? दिन की बात है। यानी एक आखिर में एक अच्छा काम किया उन्होंने। अब पता नहीं अच्छा काम था बुरा काम था, ये गालिबन उनका आखिरी खत था। अच्छा। क्योंकि सुबह को वो मुल्तान गए थे, 2-2:30 बजे वापस आए, 4:30 बजे गिरफ्तार कर लिए गए। अब वो 2 घंटे में उनको जो वक्त मिला तो उस पर खबर नहीं क्या क्या काम किया, उसमें ये काम भी शामिल था कि मेरे खत पर दस्तखत कर लिए। खैर, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, लुत्फुल्लाह खान जी शख्सियत तव्हांजे साम्हूं आस्ते आस्ते अची रही है। गुफ्तगू जो सिलसिलो अञा जारी आहे। वठूं था हिकिड़ो ब्रेक। द लेजेंड। द लेजेंड। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू जो सिलसिलो अञा जारी आहे। अचो त लुत्फुल्लाह खान सां कुछ ॿियूं ॻाल्हियूं कजे। मैं तो ये एक हिस्सा, हालांकि नवाज शरीफ के साथ मैं एक और बात ऐड कर दूं कि इकबाल अहमद, मरहूम इकबाल अहमद बहुत बड़े राइटर,
میرے خیال میں دانشور کہنا چاہیے، ان کو بھی انہوں نے حوصلہ افزائی کی، اور خلدونیا کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے لیے کامنلی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے پڑھے لکھے، یعنی اپریسیشن از آلویز بین گڈ. اچھا، ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، مطلب آپ جس طرح مدراس اور ساؤتھ انڈیا کے بارے میں بول رہے ہیں، ہم نے مطلب سنا کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہندوستان یا اگر کوئی خوبصورتی کی جگہ ہے تو وہ نارتھ میں ہے، وہ کلچر کو بھی ہم نے نارتھ کو ہی بڑا چڑھا کے پیش کیا، پریز کرتے رہے اس میوزک کو. تھوڑا بہت اگر یہاں کوئی ڈانس کو بھی انکریجمنٹ ملا تو کتھک کو ملا. کتھک از اے اسٹوری ٹیلنگ. لیکن جس ڈانس بھارت ناٹیم کی آپ بات، کچھ اور بھی آپ اس پہ بتائیں. اچھا یہ بھی بتائیں، سنا ہے کہ یہ مردوں کا ڈانس ہے، مرد بھی بہت اس وہاں مرد بھی ڈانس کرتے ہیں، وہ تو کتھک میں مرد بھی ڈانس کرتے ہیں. کتھک ڈانس جو ہے وہ مرد بھی کرتا ہے. وہ مہاراج جو تھے ہمارے، وہ کتھک ڈانس کرتے تھے. بندو مہاراج ہے کیا ہے، ان کے بیٹے ہیں، وہ 2-3 باپ بیٹے دونوں مشہور تھے. تو مردوں میں کرتا ہی ہے. تو ذکر میں نے کر رہا تھا کہ میں اس کتاب میں جس میں کہ مجھے پرائز ملا ہے، اس میں نے 2 یا 2.5 صفحے لکھے ہیں صرف مدراس کے کھانوں کے بارے میں، وہ بھی صرف ناشتے کے بارے میں. کھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اچھا کچھ بتائیں ہمیں. چائے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صبح کے ناشتے کی بات کر رہا ہوں. 2 صفحے مجھے لکھنے پڑے کہ کتنی ورائٹی وہاں موجود ہے. ضرور بتائیں. میں چاہتا ہوں کہ ویور ضرور کیونکہ مجھے بھی تو خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ مدراس میں ناشتہ کر کے آؤں. کھانا پینا وہاں کا الگ، اور وہاں کی آرکیٹیکچرل چیزیں، وہاں کے مندر کہیں بھی آپ ڈھونڈ لیجئے آپ کو وہ نہیں ملے گی. جو اس میں نقش کاری ہوئی ہے، جو اس میں بلند پائیگی ہے، جو اس کے اندر خوبصورتی ہے وہاں کے ٹیمپلز میں، یہاں کہیں ہندوستان میں نہیں ملے گی. وہ الگ فرق ہے. بول چال کا فرق تو میں آپ سے عرض کر ہی چکا ہوں. رہن سہن کا، پہننے اوڑھنے کا وہ فرق الگ. یہاں تک کہ وہاں کی عورتیں جو ساڑیاں پہنتی ہیں ان کے رنگ بھی مخصوص ہے جو یہاں نہیں. بالکل بالکل. زیورات ان کے الگ ہے جو یہاں نہیں ہے. چنانچہ ہر چیز وہاں کی مختلف ہے، سوائے اس کے کہ وہ زمین اس زمین سے جڑی ہوئی. تو بھائی میں وہاں کا رہنے والا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں، اور وہاں کی بہت سی چیزوں سے واقف ہوں، اور میں انہیں آج بھی استعمال کرتا ہوں. میرے گھر میں کھانا مدراسی کھانا بنتا ہے. میرے طور طریقے بڑی حد تک مدراسی ہیں سوائے زبان کے. اور یہ زبان جو میں آپ سے بول رہا ہوں یہ اکتسابی ہے، ورنہ ہم تو تامل بولنے والوں میں سے ہیں. اچھا ننیال کے بارے میں بھی ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ حیدرآباد دکن کا ایک خاص اسٹائل ہے بولنے کا. ان کا لہجہ اور ہے، ان کا لہجہ اور آپ ہے. بول سکتے ہیں؟ مدراس کا لہجہ اور ہے. دونوں میں فرق ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں ایک ہے، نہیں ہے، وہ الگ ہے. ان کا ڈکشن بھی اور ہے. میرے حیدرآباد کا ڈکشن اگر آپ کو سننا ہو پلیز پلیز. تو میرے پاس، میں شاید ابھی ذکر آئے گا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے، میں ریکارڈ کرتا ہوں. تو حیدرآباد کے ایک مشہور شاعر تھے، نام تھا ان کا دہقانی. اچھا. حیدرآباد دہقانی، حیدرآبادی دہقانی ان کا تخلص تھا. وہ دہقانی صاحب نے، وہ اس زمانے میں پری پارٹیشن بہت مشہور تھے، جگہ جگہ بلائے جاتے تھے، بہت مقبول شاعر تھے وہاں کے. جب پاکستان بن گیا تو اوروں کی طرح سے وہ بھی نکل کر یہاں، ان کی مت ماری گئی تھی، وہ یہاں چلے آئے. بیچاروں کو کسی نے وہ گھاس نہیں ڈالا ان کو. تو میں نے ان کو ریکارڈ کیا تھا، بہت سارا ریکارڈ کیا تھا. اس ریکارڈنگ کو سنیے آپ تو معلوم ہوگا کہ حیدرآباد کے ڈکشنز اور لہجے کتنے مختلف ہیں، جو اس زبان سے جو ہم یہ کہتے ہیں، یا وہ زبان جو مدراس میں بولی جاتی ہے، بالکل الگ ہے. وہ سننے کی چیز ہے، وہ شاید گھنٹے 2 گھنٹے کی چیز ہے. وہ میں نے ان کو ریکارڈ کیا تھا، اچھی حالت میں ہے. آپ سنیے تو معلوم پڑے گا کہ وہ الگ ہے. اچھا سر، یہ 1916 میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اور یہ یعنی 20s اور 30s میں تو آپ بالکل مطلب جس طرح یہ جو ہوتی ہے کہ بندہ سمجھ نہیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سو ینگ لیکن سمجھ نہیں لگتا.
تو مجھے کچھ اس زمانے کے بارے میں بتائیں، اس زمانے کے ہندوستان کے بارے میں بتائیں، جو ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا زمانہ تھا، لوگ کیسے تھے، ہاؤ واز دا پولیٹیکل موومنٹ. پولیٹیکل موومنٹس تو وہی تھے جو پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے. کانگریس وہاں تھی، اور بھی لوگ تھے. پولیٹیکل حالات تو بالکل وہی تھے جو ہندوستان کے تھے. وہ الگ سے کوئی چیز نہیں تھی، اور ان میں کوئی آپس میں اختلاف بھی نہیں تھا. راج گوپالاچاری کا نام سنا آپ نے، ان کا نام سنا، وہ بالکل وہ وہاں کے لوگ تھے. ان کے ساتھ ٹوئن کرتے تھے، جو کانگریس کا جو ان کا جو ایک اسٹینڈ تھا ان کے وہ ساتھ تھے، وہ کام کرتے تھے. انہوں نے بھی حصہ اس میں اتنا ہی لیا جتنے اور لوگوں نے حصہ لیا اس زمانے میں. میں تو صرف کلچرل ایسپیکٹ کی بات کر رہا تھا کہ یہ الگ چیز ہے، ان کے دو الگ چیزیں اچھا، ہیں. کمیونسٹ پارٹی تھی وہاں پہ اس زمانے میں جب آپ وین یو ور ینگ؟ نام تو سنتے تھے لیکن میرا کوئی تعلق ان سے نہیں تھا. اچھا. ہم تو پڑھنے لکھنے والوں، کھیل کود والے لوگ بچے تھے. ہم لوگ تو پڑھتے تھے، لکھتے تھے، دوست احباب میں جاتے تھے. ہم کو ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کمیونسٹ پارٹی کیا ہوتی ہے، لیفٹ کیا ہوتا ہے، رائٹ کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا. کبھی زندگی میں دلچسپی نہیں رہی آپ کو اس اینگل نہیں، سے؟ پولیٹیکل لائف سے میری کوئی دلچسپی نہیں رہی. اچھا اچھا. اور آپ سن کے تعجب ہوگا کہ آج تک میں نے کسی انجمن یا کسی پارٹی یا کسی گروپ کو میں نے شمولیت نہیں کی، باقاعدہ ممبر اس کا نہیں بنا. ظاہر ہے کہ نہیں بنا تو میں اس کا نہ سیکرٹری رہا، نہ اس کا پریزیڈنٹ رہا، نہ چیئرمین رہا، نہ وائس چیئرمین رہا. میری زندگی میں یہ سمجھیے کہ میری اس میں کوئی عہدہ آیا ہی نہیں. میں کہہ سکوں کہ صاحب فلاں کمیٹی کے چیئرمین ہیں، فلاں کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، فلاں سیکرٹری ہیں. ووٹ دیا ہے کبھی آپ نے؟ جی ووٹ دیا ہے؟ کون؟ ووٹ بھائی میں نے زندگی میں ایک مرتبہ دیا. گڈ. میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ پاکستان میں دیا، پاکستان میں گیا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جو میرے آئیڈیلز ہیں، جو میں سمجھتا ہوں ایک انسان کو میسر آنا چاہیے، ایک اچھی زندگی اور امن زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، میرا یہ گمان ہے، یقین تو نہیں ہے، یہ گمان ہے میرا، کہ بہت کم لوگ اس طرف ایسے ہیں جو ہماری رہنمائی کر سکیں. بہت کم لوگ ایسے ہوئے ہیں جو ہماری صحیح معنوں میں رہنمائی کر سکیں. جی، ہوئے آپ بول رہے ہیں، دیٹ از دا ڈکشن. جی، ہوئے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، ہوئے نہیں کہتے، ہوئے. ہاں ہوئے. ہاں جی. ہاں، کیا واؤ جو ہے نا اس میں استعمال نہیں ہوتا. اچھا. ہوئے میں ہوئے. آپ کی واؤ مور سگنیفیکینٹ، مور کلیئر. واؤ جو ہے وہ کبھی مجھ سے ادا ہوتا ہے، کبھی ادا نہیں ہوتا، لیکن اصولاً وہ ادا نہیں ہوتا واؤ. اچھا اچھا. وہ ووٹ، آپ ووٹ کا ذکر کر رہے تھے، تو ووٹ کس کو دیا تھا آپ نے؟ یہاں آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی نہیں، کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے، وہ جماعت اسلامی کے آدمی تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ مجھے ووٹ دیں، میں آپ کا پڑوسی ہوں، اور میں جماعت اسلامی کا آدمی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے کوئی برائی سرزد آپ کے سامنے نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا بھی میں آپ کو دوں گا آپ کی خاطر. میں نے کبھی ووٹ نہیں دیا، میں آپ کی خاطر اس دن ووٹ دینے جاؤں گا اور ووٹ دے کے آؤں گا آپ کو. چنانچہ اس دن حسب وعدہ میں وہاں وہ پنڈال میں یا کچھ جس بلڈنگ میں ہو رہا تھا اس میں چلا گیا. تو اس میں مسلم لیگ کے ایک صاحب تھے، جمیل الدین تھا، جمیل صاحب. اسماعیل میرٹھی کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ ان کے پوتے یا نواسے یا کچھ تھے. جمیل صاحب یہ بمبئی میں بھی تھے، یہاں تھے، بزنس مین تھے. وہ کھڑے ہوتے مسلم لیگ کی طرف سے. میں ان کو بھی جانتا تھا. انہوں نے مجھے دیکھا، ارے رسول اللہ صاحب آپ آ گئے ہیں، آئیے آئیے، آپ کو اس چکر میں، اس قطار میں، اس میں گرمی میں آپ کہاں کھڑے ہوں گے لائن میں، آئیے میں لے جاتا ہوں آپ کو. وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر سیدھا وہ بوتھ تک لے گئے. انہوں نے کہا جی یہ میرے خاص آدمی ہیں، ان کو آپ جانے دیں، محمد بھی ہے، یہ میرے دوست بھی ہیں. تو میں جا کے ووٹ دے آیا.
ट्रेजेडी ये थी कि वो जिनको मैं वादा कराया था वो खड़े होकर देख रहे थे। अब उन्हें यकीन हो गया कि भाई ये शख्स को इस आदमी ने उचक लिया है और मुजाहिर है इस अंदाज से उनको ले गया है, तो इनके ताल्लुकात मुझसे बेहतर हैं, चुनाचे इन्होंने मुस्लिम लीग ही को वोट दिया होगा। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ, मैंने उस दिन जमात इस्लामी को वोट दिया, सिर्फ ये सोचकर कि अब तक हम इन लोगों की फौजियों की और लीगियों की और फला की उनकी हुकूमत को हम सहते आए हैं। लेट अस ट्राई व्हाट दिस पीपल हैव गॉट टू डू। इनको भी एक चांस दे दो। अगर ये आ जाते हैं, 5 साल की बात है, देख लेते हैं कि इनकी कारकर्दगी कैसी है। ठीक है, ठीक। इनकी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी एक मरतबा, और हमको मालूम भी हो जाएगा कि ये कितने पानी में है। 5 साल की बात है और एक मरतबा की बात है। चुनाचे मैंने जमात इस्लामी को वोट दिया। गुफ्तगू जो सिलसिलो अञा जारी है, वठूं था हिकिड़ो ब्रेक। द लेजेंड। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो त लुत्फुल्लाह खान साहब सां गुफ्तगू जो सिलसिलो जारी कयूं था। अच्छा, चलो अब तो आजमाए जा चुके। अच्छा सर, अभी आप पाकिस्तान आ जाते हो और देन यू स्टार्टेड दैट एडवर्टाइजिंग एजेंसी, है उसके बारे में कुछ? भाई वो तो पेशी वाली बात है। जब मैं बम्बई में था, हैदराबाद के बाद में मैं बम्बई में आया, बम्बई से फिर कराची आया। जब बम्बई में था तो वॉर का ज़माना था, मुख्तलिफ नए नए शोबे बन रहे थे, ज़रूरत थी लोगों को। वहाँ पेट्रोल रैशनिंग, टायर रैशनिंग, स्पेयर पार्ट्स रैशनिंग के डिपार्टमेंट शुरू हुए। उन लोगों को ज़रूरत थी। मैंने अप्लाई किया, मुझे वहाँ ले लिया गया। वहाँ मैं काम करता था और कुछ अच्छी हैसियत में काम करता था। अफसरी तो नहीं, अफसरी के बराबर एक ऐसी मुझे पोस्ट मिली थी जिसमें मैं अपना अख्तियार इस्तेमाल करता था, लोगों को पेट्रोल देता था, लोगों को स्पेयर पार्ट्स देता था। जब जंग खत्म हुई तो जाहिर है कि वो शोबा भी खत्म हो गया। अब मैंने कहा कि अब क्या करना चाहिए। ये 45 की बात है। 46 में एक फिल्म लेबोरेटरी थी वहाँ, फेमस सिने लेबोरेटरी। उसके मालिक मेरे दोस्त थे। वो मेरे पास अपने पेट्रोल के लिए या टायर्स के लिए मेरे पास आया करते थे और मैं उनको देखता था ये अच्छे आदमी हैं और ज़रूरतमंद है, तो मैं उनको दिया करता था। तो उनके जहन में वो था। जब मैं वहाँ से नौकरी मेरी ख़त्म हुई तो उन्होंने कहा कि दूसरा साहब आप मेरे पास आ जाइए, मुझे मेरे साथ मेरे काम क्या मदद कीजिए, कुछ भी कीजिए इस कसम से। तो मैं उनके पास 1 साल भर मैंने वहाँ काम किया, उनके उस फेमस सिने स्टूडियो में। वहाँ एक बहुत बड़ा वो था स्टेज, उन्होंने एक हॉल बनाया था उसका फिल्मिंग के लिए। बहुत बड़ा स्टूडियो बनाया था जो पहली मतलब ईस्ट में एयर कंडीशन हुआ था। अच्छा, उस जमाने की बात है। महालक्ष्मी पे था ये, जहाँ के रेसेस होते। वहाँ मैंने साल भर काम किया और काम करता ही था कि ये किस्सा शुरू हुआ, पाकिस्तान बनने लगा। और उन लोगों ने भी वो जो फेमस सिनी लेबोरेटरी के मालिक थे, वो एक फॉर्म कर रहे थे कि अपने एक हाउस एजेंसी एडवर्टाइजिंग की बनाई जाए। और मुझे उन्होंने कहा कि साहब आप इस काम को संभालिए। मैंने कहा भी मुझे तो काम आता नहीं है, मैं नया आदमी हूँ, मैं तो मुलाजिम आदमी था मैं, और ये आप मुझे बिजनेस का काम दे रहे हैं, मुझे नहीं आता। कहने लगे हो जाएगा, हम आपके साथ हैं, आप कीजिए उसको। तो वो हो ही रहा था कि पाकिस्तान बन गया। अच्छा, और मैं यहाँ चला आया। अच्छा, वो सारी टीम आई या आप ही आ गए? मैं अकेला आया। अच्छा, मैं 17 अक्टूबर 1947 को एयरपोर्ट पे उतरा। टाटा एयरलाइंस से मैंने सफर किया था। आ गया। आने के 1 महीने के अंदर अंदर मैंने अपने बाल बच्चों को
माँ को, बहन को, भाई को, बीवी को, बच्चों को मैंने बुला लिया कि भाई आ जाओ तुम लोग यहाँ, और यहाँ हम लोग आ गए। अब करना क्या था कि पाकिस्तान में तो आने को तो आ गए, अब करना क्या है। तो वो जो कीड़ा एडवर्टाइजिंग का मुंबई में अंदर दिमाग में घुस गया था, वो अपना काम करता रहा। तो मैंने कहा भी यहाँ भी ये काम करके देखें। तो मैंने अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैंने शुरू की, और पहला एडवर्टाइजमेंट जो मैंने दिया था वो 14 अगस्त 1948 का था। रेडियो के लिए? नहीं, इसमें डॉन में, अच्छा, अखबार स्पेस एडवर्टाइजिंग। ठीक है। स्पेस एडवर्टाइजिंग में मैंने उसको दे दिया, तो वो वहां चलता रहा। तो वो दिन वो किसके लिए था? वो था इब्राहिम रेडियो कॉरपोरेशन, यहाँ था एल्फिस्टन स्ट्रीट पर। उन्होंने एक रेडियो के बड़ी खेप उन्होंने मंगवा ली थी वहां से, बाहर से। उसका नाम था एम्बेसडर रेडियो। एक नई चीज थी, लोग जानते भी नहीं थे उसको, कोई नाम चीज फिलिप्स का या जीईसी का कोई ऐसा मशहूर नाम तो था नहीं, वो एम्बेसडर नाम था। लोग क्यों लें उसको भाई, औरों को छोड़ करके, तो बिक नहीं रहा था। तो उनसे मेरे वास्ता था, उन्होंने कहा जी मैं, हमारे पास एक चीज आई हुई है और वो बिक नहीं रही है, आप इसको कुछ हैंडल कर सकते हैं। मैंने कहा जी मैंने जब शुरू किया है काम, मुझे जरूरत भी है उसे करने की, तो आप मुझे अपॉइंट कर लीजिए, मैं वो काम करता हूँ। चुनाचे मैंने एक कैंपेन बनाया जिसमें एम्बेसडर का लफ्ज जो है उसको मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा। कि फलां एम्बेसडर क्या होता है, एम्बेसी का काम क्या है, फलां की अहमियत क्या है, फलां वो क्या है, जितना वो अहम है ये भी अहम है। तो एक कैंपेन मैंने बनाया, तो वो सिलसिला कोई 12 एडवर्टाइजमेंट का एक कैंपेन मैंने बनाया था, जो हर इतवार को डॉन के फ्रंट पेज पे शाया होता था। अच्छा। उनका माल बिकने लगा, इत्तेफाकी बात है, माल बिकने लगा। उनका देखा देखी वो पाई रेडियो, मर्फी रेडियो, जो दूसरे थे, उन्होंने कहा जी हमारा भी आप करें। मैंने कहा भाई एडवर्टाइजिंग का एक उसूल है कि आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट अपने साथ नहीं ले सकते, या तो आप मुझे छोड़ना पड़ेगा आपको लेने के लिए, या कुछ और किसी और को तलाश करिए। नहीं कहने साहब हम तो राजी हैं, आप उनका काम भी कीजिए हमारा काम भी कीजिए। खैर इस किस्म की बातें होती रही, ये शुरुआत थी हमारी। तो वो कुछ इब्तदाई से कुछ कैचअप कर गया था, इत्तेफाक की बात है। कॉपी रेटिंग उसकी मैंने की थी, डिजाइन मैंने बनवाए थे, वो मेरे पास अब तक वो महफूज है, वो पूरा सेट मौजूद है, मैंने रखा है। इसको भी आज कोई 60 साल होने को आते हैं, 60 साल क्या 58 ईयर्स होने को आते हैं। आज से चंद साल पहले मैंने वो एजेंसी मैंने ख़त्म यूं की कि वो मुझसे अब भाग दौड़ होती नहीं, काम होता नहीं। और सच बात तो ये है कि हम उन दिनों उस वक्त पर एडवर्टाइजिंग काम हमने संभाल लिया था जबकि हमें खुद कुछ नहीं आ रहा था। थोड़ा बहुत वाकिफ थे, कुछ अपना अक्ल इस्तेमाल करते थे, कुछ प्लेन लॉजिक इस्तेमाल करते थे, कुछ थोड़ा बहुत हमको आता भी था, कुछ डिजाइनिंग थी, कुछ स्लोगन थे, कुछ कॉपी राइटिंग थी, कुछ लोगों से वाकिफकारी थी, हम अपना काम चला रहे थे। असल में एडवर्टाइजिंग का काम उस जमाने में जितना अहम था अब उससे बहुत कहीं ज्यादा अहम हो गया है। टेक्निक उसकी अलग हो गई है, काम अलग हो गया है, बजट उसका बढ़ गया है। हमारे जमाने में तो 1000-2000 का बजट था, उसमें हम काम चलाते थे। अब तो यहाँ करोड़ों की बात हो रही है, बिली की बात हो रही है। और वो लोग बाहर जा करके उनके बच्चे, लोगों के बच्चे बाहर भेज करके उनको ट्रेन करवा के यहाँ मंगवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, उनसे काम ले रहे हैं। तो उनकी हैसियत, खैर उस जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं वो एक बड़ी लाइन है मशहूर सार्त्रे की, जॉन पॉल सार्त्र की अमेरिका में दीवारें बोलती हैं। उस जमाने यानी इवन यूरोप में भी ये बहुत कम था। सर आप ये तो खैर तारीख के हवाले से मुख्तलिफ बातें होती रही हैं और मद्रास के हवाले से भी हुई। अभी जो आप इधर आके एडवर्टाइजमेंट प्रोफेशन था, लेकिन एक शौक है आपका कलेक्शन, उस पे आते हैं। तो आप मेजर कलेक्शंस के क्या शोबे हैं वो उनसे जरा। ये मेजर का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करके अच्छा किया, वरना छोटे मोटे शौक जो है, मसलन एक जमाना था कि मैं सीपियाँ, मद्रास का जो बीच है वहां से सीपे जमा करता था, फिर बटन्स जमा करने लगा, फिर ये जमा करने लगा, फिर वो जमा करने लगा, बकवास थी।
खास बात नहीं। अहम चीज उस जमाने की, यानी बचपन से मेरी मुराद ये है कि 12-13 साल में की बात है ये। दो चीजें मेरे पास मुझे अच्छी मालूम हुई, जिनके रेमिनिसेंस को या जिनके प्रोडक्ट मैंने जमा किए थे वो मैंने अब तक उठा के रखा है, जो 12-13 साल के जमाने में। 12-13 साल के उम्र में दो कलेक्शंस मेरे लिए बड़े अहम थे। एक था कॉइन्स का। कॉइन्स कलेक्शन तो लोगों के पास सोने के, चांदी के, पुराने हिस्टोरिक चीजें म्यूजियम्स में भरे हुए हैं। जाहिर है कि एक बच्चा 13 साल का या 12 साल का जमा करेगा, यहाँ से वहाँ से ले करके डुप्लीकेट करके कहीं से खरीद करके कुछ दे करके करेगा, वो तो वो बचपन ही की चीज हो जाएगी। ताहम इत्तेफाक के बाद भी इत्तेफाकात भी होते हैं जो आपके साथ देते हैं। चुनांचे इत्तेफाक ने मेरा साथ दिया तो चंद अहम सिक्के मेरे पुराने ज़माने के वो मुझे हासिल हुए। उससे मेरा हौसला बढ़ा, मैंने थोड़ा बहुत जमा करना शुरू किया। वो मेरे पास है, वो मैं आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ बाद में चूंकि थोड़े बहुत मेरे पास जमा थे ही, तो मैंने कहा भाई जरा उसको एक्सपैंड करो। तो वो जो एक्सपेंशन हुआ है वो कोई मॉडर्न किस्म के कॉइन्स आ गए हैं उसके अंदर, उनकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तो सिर्फ उन चंद सिक्कों की है जो मैंने जमा किए थे। दूसरा शौक ये था कि ये जो मैच बॉक्स होते हैं, सेफ्टी मैच बॉक्स जो होते हैं, उनके कवर, अच्छा, उनके कवर वो बहुत सारे मैंने जमा किए थे, उनको महफूज भी किया। आज तक वो मेरे पास एल्बम की शक्ल में भरे हुए मौजूद। खैर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, लुत्फुल्लाह खान जी शख्सियत तव्हांजे साम्हूं आस्ते आस्ते अची रही है। गुफ्तगू जो सिलसिलो अञा जारी आहे। वठूं था हिकिड़ो ब्रेक। द लेजेंड। The legend. वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू जो सिलसिलो अञा जारी आहे। अचो त लुत्फुल्लाह खान सां कुछ ॿियूं ॻाल्हियूं कजे। कितने पुराने हैं ये सब? जब मैं 14 साल का था, 12 साल का था, 13 साल का था, बस इन उम्रों की बात है ये। अच्छा, ये उस जमाने में मैंने किया था, तो उस जमाने की चीजें मेरे पास है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर जरा सा और शऊर बढ़ा तो मालूम हुआ कि साहब ये तो और लोग भी सिक्के जमा करते हैं, और इतने मैं कभी उनके पास इतने हैं कि मैं ये कभी नहीं कर सकूंगा। तो वो डिस्करेजमेंट शुरू हो गया। माचिस के बारे में भी, माचिस की डिबिया के बारे में भी मालूम हुआ कि मुझसे बहुत लोग वहाँ मौजूद हैं जिनके पास उनका कलेक्शन मुझसे बहुत ज्यादा है। तो उससे भी जी उतर गया। फिर सोचा कि फिर मुझे एक ऐसा कलेक्शन करना चाहिए जो और लोग कम करते हैं, मगर कम करते हैं। उस जमाने में मुझे सिनेमा देखने का बहुत शौक था, अंग्रेजी फिल्में ज्यादा। अच्छा, इंडियन फिल्में देखता था बहुत कम, बहुत ही कम। लेकिन अंग्रेजी फिल्में जितनी आती थी उनको देखना मेरा फर्ज था। तो मैं 1927 से याद है मुझे, मैंने देखना शुरू कर दिया अंग्रेजी फिल्में। उससे पहले वो मास्टर विथल और ये टॉकीज थी उस जमाने टॉकीज नहीं थी, साइलेंट टॉकीज तो बहुत देर में आई। तो वो देखना शुरू कर दिया मैंने। तो वो आपको शायद मालूम होगा कि जब आप सिनेमा में टिकट देने के लिए काउंटर पे जाते थे तो उसके पास कागजात की एक थप्पी होती थी बराबर में। उस पर रंगीन तस्वीर उस कागज पर आगे पीछे होती थी कि ये फिल्म जो आप देखने जा रहे हैं या आने वाली फिल्म जो है वो इस नाम की होगी, उसके डायरेक्टर ये हैं, उसके कास्ट ये है, उसके चंद सीन ये हैं,
وہ اس پر پرنٹڈ کلر میں ہوا کرتے تھے، عام طور اس زمانے میں کی بات ہے، یہ کلر میں ہوا کرتے تھے اور یہ امریکہ سے چھپ کے آتے تھے۔ چنانچہ جو آپ کو ٹکٹ کے ساتھ وہ آپ کو ایک پیمفلٹ، ہم اس کو پیمفلٹ کہتے تھے، پھر اس کو فلائی اوورس کہا جانے لگا، اللہ جانے کیا کیا نام دینے لگے۔ اس زمانے میں ہم اس کو سیدھا سادہ کہتے تھے یہ سنیما پیمفلٹ ہے۔ تو سنیما پیمفلٹ کا ایک پیس اور ٹکٹ وہ آپ کو دیتا تھا کہ ابھی آپ جا کر سنیما میں بیٹھیے، فلم شروع ہونے سے پہلے تک اس کے سیناپسس پڑھ لیجئے، آپ اس کے کیریکٹرز کو دیکھ لیجئے، ان کے اہم کرداروں کے بارے میں آپ معلومات کر لیجئے، سنیما شروع ہونے تک بھی کریں اور انٹرول میں بھی اس کو دیکھتے رہیں، یا آنے والی فلموں کا، یہ فلم آنے والی ہے اس کا یہ کائنڈ آف ایڈورٹائزمنٹ۔ ایڈورٹائزمنٹ۔ تو وہ میں نے جمع کرنا شروع کر دیا ہوں، اور یہ سب میرے ذاتی جو فلم دیکھتا تھا وہ میں حاصل کرتا تھا۔ 2-4 فلمیں اس میں ایسی بھی تھی جس کو میں نے دیکھا نہیں، لیکن کہیں سے میں نے اس کے پیمفلٹ بھی حاصل کر لیے، وہ چند ہیں، 3 4 5 6 ہوں گے، زیادہ نہیں، باقی سب کے سب میرے اپنے ان ہاتھوں سے وصول کیے ہوئے اور جمع کیے ہوئے ہیں۔ وہ بھی اب تک قائم ہے، وہ کوئی ایک 500 یا 600 کے قریب وہ میرے پاس سنیما پیمفلٹ اس زمانے کے ہیں۔ یہ 27 سے 33 تک کی بات ہے۔ سر یہ ہو گئی فلموں کی بات، جی ویسٹرن فلمیں تو اس نسل کا میرے خیال میں از اے فیوریٹ پاس ٹائم۔ 2 بہت اہم چیزیں ہیں، اور ایک ہے میوزک۔ میوزک سے میری مراد صرف گانا نہیں ہے، جو لٹریچر کے حوالے سے پھر ایک اور بہت بڑا اس کا سیکشن ہے، جو آپ نے آوازیں محفوظ کی ہیں، یعنی لائیو آوازیں محفوظ کی ہیں آپ نے، مطلب ان چیزوں کی کیسٹس نہیں بنتی، کیسٹس گانوں کی بنتی، اس کے بارے میں ذرا، اس شوق کے بارے میں، اس کام کے بارے میں شوق نہیں کہوں گا، میں اسے کام کا لفظ دینا پراپر سمجھتا ہوں۔ آپ نے 2 موضوعات چھیڑ دیے ہیں، ایک موضوع ہے موسیقی کا، دوسرا موضوع ہے آوازوں کو محفوظ کرنے کا۔ یہ 2 الگ الگ سبجیکٹ ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو میں کچھ عرض کر پلیز سکتا ہوں۔ پلیز۔ جہاں تک علم موسیقی کا تعلق ہے، مجھے اس سے خاصا لگاؤ رہا ہے اور اب تک ہے، میں اس پر شرمندہ نہیں ہوں بحیثیت مسلمان، کیونکہ جس موسیقی کا میں ذکر کرتا ہوں اس کے بارے میں سن کر کے آپ کو خود اس پر یقین آ جائے گا کہ میں نے ایسا بیان کیوں دیا آپ کو، اس میں مذہب بھی شامل ہو گیا۔ یہ میں کوئی 10 سال کا تھا، 9-10 سال کا تھا، اس وقت میرے ایک رشتے کے چچا نے گراموفون، جو اس زمانے میں جو چابی کا گراموفون ہوا کرتا تھا، جس کا بھونپو یا بھونپا یا جو بھی ہوتا تھا وہ الگ تھا، بڑا خوبصورت سا، بہت اچھا پالشڈ، اس کے اوپر کوئی چھاپ بھی لگی ہوئی، اور اس کا جو ہارن تھا وہ بھی بہت خوبصورت تھا، خاصا بڑا تھا، وہ مجھے تحفے میں دیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ بچے کو صرف گراموفون دینے سے کوئی فائدہ نہیں، اور اس کے ساتھ اس کی سوئیوں کا ایک ڈبہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کو کچھ ریکارڈ بھی دینا چاہیے تاکہ وہ سن سکے۔ تو انہوں نے اللہ جانے کیوں مجھے صرف 3 ریکارڈ ایک گراموفون کے ساتھ دیے۔ وہ چاہتے تو 10 بھی دیتے، 5 بھی دیتے، 6 بھی دیتے، مگر صرف 3 دیے انہوں نے۔ 2 تو اس میں گانے بجانے کے تھے، اور ایک قرت کا ریکارڈ تھا۔ قرت کا ریکارڈ جو تھا سورہ رحمان سے متعلق تھا، وہ قاری کون تھے اب مجھے یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ انہوں نے کہاں سے شروع کیا تھا سورہ رحمان کو، کہاں ختم کیا تھا۔ 3 منٹ کی بات ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ پورا سورہ تو آپ سنا نہیں سکتے، اس کا ایک حصہ ہی سنا سکتے ہیں آپ،
दो रिकॉर्डों में एक रिकॉर्ड भाई छेला का था, एक जमाने में भाई छेला थे, शायद वो सिख थे, वो गाते थे, उनका एक रिकॉर्ड था। तीसरा रिकॉर्ड जो था वो मोहम्मद हुसैन नगीने वाले का था। मोहम्मद हुसैन नगीना वाले का जो नाम है वो बहुत मशहूर नाम है मर्दों में। एक जमाने में उनका तूती बोलता था, वही वो गाते थे। कोई सैकड़ों, दर्जनों नहीं, 20-19 सैकड़ों उन्होंने रिकॉर्ड बनाए होंगे, इसमें गजलें सब शामिल थे। लोग पसंद करते थे, लोग खरीदते थे। भाई छेला के बारे में ये ऐसी नहीं थी, वो बेचारे वो गा देते। एक उनका रिकॉर्ड था और एक मोहम्मद हुसैन नगीना का रिकॉर्ड था, वो मुझे दिया। अब 3 रिकॉर्ड को सुनना को मुश्किल बात नहीं, 3-3 मिनट के जो होते हैं, 3 मिनट इधर 3 मिनट उधर, 6 मिनट हुए। 6 मिनट को 30 ज़रब दे लीजिए आप, 18-20 मिनट होते हैं। 18-20 मिनट को सुनना मुश्किल नहीं। अब मैं उसको सुनने लगा, सुबह भी सुनता था, दोपहर भी सुनता था, शाम भी सुनता था। घर वाले तंग आ गए, एक ही चीज को सुन गीत लगा दो। तो मैंने कहा जी उसका मैं भोंपू उतार देता हूँ। भोंपू उतार दिया। वो बगैर भोंपू के मैं कान लगा के सुनता था करीब बैठ करके, मगर तब वक्त उसकी आवाज उसके बगैर भोंपू के भी इतनी बड़ी थी कि लोगों को सुनाई देती। अच्छा। फिर मैंने उसकी तरकीब निकाली। उसका जो साउंड बॉक्स जो रिकॉर्ड पे रखा जाता था, उसके साथ एक नीडल सी एक उसके साथ मुंसलिक होती थी। अगर उस नीडल को आप हाथ से पकड़ ले तो आवाज बहुत मध्यम हो जाती थी और सिर्फ आप कान लगा के सुन सकते थे। तो मैं वो कान लगा के वो सुना करता था, लेकिन सुनता जरूर था। सब चीजें मुझे याद हो गई। किरत मैं दोहराता था। लोगों ने सुना कि ये बच्चा किरत है, 10 साल का बच्चा किरत अच्छी पढ़ता है। उन्होंने ये नहीं समझा कि उसको सिखाता कौन होगा, कहाँ से लिया। सुना उन्होंने कहा सब अच्छा है। तो कहने लगे साहब इनको हर वाज की महफिल में बुलाया जाए। तो मद्रास में जगह जगह वाज की महफिलें होती थी। वक्त बे वक्त कोई भी आलिम आ गया, कोई भी हुआ, लोगों को बहाना चाहिए था आवाज मुकर्रर करने का, और अच्छा खासा मजमा हो जाता था। जब वो मजमा शुरू होता था तो इस बच्चे को वो लोग खड़ा करते थे कि भाई तुम खैरत सुनाओ, और मुझे वो सूरह रहमान याद था, वो सुनाता था। लोग दाद देते थे। इससे मेरे हौसले बढ़े। चुनाचे यही सिलसिला स्कूल में भी दाखिल हुआ तो वहाँ भी यही सिलसिला होता रहा कि भाई लुत्फुल्लाह को बुलाओ और उससे किरत पढ़वाओ। जाहिर है कि उस वक्त तक मैंने कुछ और पैसेजेस भी याद कर लिए थे, वो पढ़ने लगा था, करने लगा था। रह गया गाना बजाना, वो भी इसी तरह मैं दोहराता था, गाता बजाता था। फिर मुझे उसी चचा ने एक और रिकॉर्ड लाके दिया। एक रिकॉर्ड था, उसके दोनों साइड पर 2 अलग अलग लोग गाए और वो क्लासिकल का था। एक साइड पर नारायण राव व्यास का गाना था, दूसरे साइड पर विनायक राव पटवर्धन का गाना था। वो मैंने सुना। वो गजलों से, भाई चेला से, मोहम्मद हुसैन से बिल्कुल अलग था। उसमें ताने थी, उसमें सरगम थे, उसमें बोल थे, उसमें ताल था। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात, मुझे भी इसको गाना चाहिए। जैसा मैं ये इसको कॉपी करता हूँ, मुझे उसको कॉपी करना चाहिए। चुनाचे उसकी कॉपी करने लगे। फिर कभी दोस्तों के पास भी पूछता है तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास, उन्होंने कहा जी हाँ मेरे पास फुला है, मेरे पास फुला है। तो उनके घर पे जाके बैठ के सुनता था, सुन करके याद भी करता था और दोहराता भी था, नकल करता था। 1931 में YMCA ने एक कंपटीशन मुनक्किद किया। उसमें सब लोग आकर के, बच्चे आकर के अपना अपना प्रोग्राम बना के गए। तो वो मैं भी जाकर के उनमें हिस्सा लिया, मैंने भी। तो वो मुझे उन्होंने एक मेरिट अवार्ड दिया, मुझे सर्टिफिकेट दी। दिस वाज इन 1931।
वो सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है। This was the first kind of हाँ, recognition. सकता हाँ, हूँ। ठीक। अब ये मतलब ये कि हौसला बढ़ने वाली बात हुई है, लोगों ने कबूल करना शुरू किया, लोगों में मालूम हो गया कि ये बच्चा गाता है, ये अच्छा गाता है, ये अच्छी नकल करता है, वो करता है, वो करता है। तो मेरे एक दोस्त थे, रिश्तेदार भी थे, वो एक जगह है वहां से मद्रास से वेल्लूर, एक 80 मील के फासले पर है, वहां से वो आए, उनको गाने की शुद्ध बुद्ध थी, उन्होंने भी सुना, उन्होंने कहा जी ये तरीका गलत है कि तुम नकल करते हो, इनका उनका सुन के गाते हो, अपने तौर पर न तुम्हें इसका इल्म है, न कोई तुम्हें मालूमात है, न तुम खुद गा सकते हो, नकल कर लेते हो, ये तरीका सीख नहीं। मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? पहले कि किसी उस्ताद से सीखो, फिर बात बनेगी। मैंने कहा जी मैं किसी उस्ताद को नहीं जानता। कहने लगा मैं जानता हूँ एक उस्ताद को। वो उस्ताद साहब जो थे वो भी शौकीन थे, प्रिंटिंग का काम उनका था, अब्दुल हफीज नाम था, बालक तखल्लुस करते थे, वो हारमोनियम बजाते थे, बहुत अच्छी हारमोनियम बजाते थे, बहुत ही अच्छी हारमोनियम बजाते थे, और उनको मौसीकी का इल्म था, उनके कई शागिर्द हारमोनियम में लगे थे। चुनाचे मुझे उनके पास ले गए, कहने लगे ये मेरा बच्चा है, ये इसको बहुत शौक है, आप, मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपनी शागिर्दी में ले लें। उन्होंने कहा जी मैं तो हारमोनियम सिखाता हूँ, ये गाना सीखना चाहता है बच्चा है तुम्हारा, मगर एक बात है कि मेरे कोई गाने का शागिर्द नहीं है, तो ये मेरे लिए एक नई बात होगी कि मैं एक बच्चा गाने में भी ट्रेन करूं जो मेरा शागिर्द कहलाए। आता है, मैं तो सुन के गया था, जो नकल आती थी वो मैंने शुरू कर दी। कुछ अगर कुछ लफ्ज उन्होंने हारमोनियम उनके पास था ही, वो बजाने लगे। मैंने देखा कि जिस तरह से मैं हारमोनियम बजा के सुनाता हूँ, ये शख्स तो उसके कुछ और ही कर रहा है। मैंने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। तो उनकी गोद से पेटी छीन करके मैं बजाने लगा। नाज़रीन, गुफ्तगू जो सिलसिलो अञा जारी आहे। लुत्फुल्लाह खान जा काफ़ी पहलू आहिनि जिन ते अञा बि बहस या ॻाल्हियूं थियणु खपनि। सो अॻे हफ़्ते ताईं पंहिंजे होस्ट बदर समें जो इजाज़त ॾींदा। अॻे हफ़्ते वरी साॻे ई महिमान सां गुफ्तगू जो सिलसिलो शुरू कंदासीं। अल्लाह